1791 ईस्वी में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिल सके। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1791 ईस्वी में। 19वीं सदी की शुरुआत में बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे और अंग्रेज़ों को लगता था कि हिंदुस्तान में शिक्षा पर पैसा वेस्ट किया जाए। उन्हें तो शिक्षा ऐसी दी जानी चाहिए कि वे अंग्रेज़ों को का शासन करने में सहयोग करें और उनकी सभ्यता संस्कृति को हम लोग आगे लाने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्यों हम लोग अपना पैसा बर्बाद करें। उनका सोच इस तरह का था। इसलिए बहुत सारे अंग्रेज अफसर जो है प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे। इसलिए उन्होंने दलील लिखी, अंग्रेज़ों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन पर बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। प्राच्यवादियों पर हमला करने वाले में जेम्स मिल प्रमुख थे। प्राच्यवादियों पर हमला करने वाले में जेम्स मिल प्रमुख थे। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य के बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली है। उनको भारत के सभ्यता संस्कृति, प्राचीन सभ्यता संस्कृति में कोई रुचि नहीं थी। यहाँ पे लिखा हुआ है, हालांकि मैकाले का एक पुस्तक में लिखा हुआ है कि यहाँ के लोग इतना शिक्षित हैं कि उनका शिक्षा का जो स्तर है वो इस तरह से है कि उन्हें गुलाम बनाया नहीं जा सकता। अतः भारतीयों को वर्षों तक गुलाम बनाए रखने के लिए अंग्रेजी शिक्षा देना जरूरी है। हालांकि इस किताब में ये बात नहीं लिखा हुआ है। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। थॉमस बैम्बिंगटन मैकाले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। अभी हम लोग यहाँ देखेंगे प्राच्यवादी, इसका अर्थ है एशिया की भाषा और संस्कृत का गहन ज्ञान रखने वाले। मुंशी कौन थे? ऐसे व्यक्ति जो फारसी पढ़ना, लिखना और पढ़ाना जानते थे। फारसी पढ़ना, लिखना और पढ़ाना जानने वाले मुंशी थे। और वर्नाकुलर, यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोज़मर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषा और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फ़र्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का प्रयोग करते थे। अंग्रेज जो है रोज़मर्रा औपनिवेशिक देशों में रोज़मर्रा इस्तेमाल के स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फ़र्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का प्रयोग करते थे। अब है, मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय केवल एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का अलमारी का एक खंदा जो है पुस्तकों से भरा हुआ और भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। मैकाले सार्वजनिक रूप से ये कहता है, लेकिन मैकाले का ही आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, उसका किताब का मिल जाएगा कि उसने कहा था कि यहाँ के लोग सभी लोग शिक्षित हैं और इससे गुलाम बनाने के लिए उन्हें अंग्रेजी शिक्षा, ऐसी शिक्षा जो हमेशा गुलाम बना के रखने में सहयोग करे, जैसे क्लर्क वगैरह बने, तो ये साइकोलॉजिकल शिक्षा, जिससे कि उनकी मनोवृत्ति ही गुलामी करने की हो जाए, वैसा शिक्षा देना चाहता था। तो अगर मैकाले को ये पता था कि अगर यहाँ के लोग अपना प्राचीन संस्कृति का शिक्षा को फिर से अपना लेंगे तो इन्हें गुलाम रखना मुश्किल हो जाएगा। तो मैकाले मिंट्स के आधार पर 1835 का
अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए। आखिर क्यों? क्योंकि उनकी सभ्यता संस्कृति से हमारी सभ्यता संस्कृति बहुत ऊंची थी। किसी भी चीज़ के लिए, सफलता के लिए लोभ लालच ये सब न रहे तो आदमी ऐसे ही सफल हो जाएगा। जितने भी ब्रिटिश शासन के दौरान वारेन हेस्टिंग्स वगैरह आया था, खूब लूट करके ले गया, लेकिन ज़िंदगी जो चैन की होती है उन्होंने कभी जिया नहीं। उनका बाद का जीवन जो है, यहाँ से जाने के बाद का जीवन नरक हो गया। बाद में जो आए वो केवल इतना ही कमाना चाहते थे कि जितना आराम से ज़िंदगी गुजर बसर कर सके। जो जितना ज़्यादा लूटा वो उतना ज़्यादा दुखी था। तो कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज और प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी। कोशिश होने लगा अंग्रेजी सभ्यता संस्कृति को थोपने का। हालांकि कहा जाता है जैसे सूरज को ढका नहीं जा सकता है, उसी तरह से हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति को ढका नहीं जा सका। और आज आप देख लीजिए, नासा वगैरह ने भी ये साबित कर दिया है कि भारत की जो सभ्यता संस्कृति थी वो सबसे श्रेष्ठ थी। इसका तोड़ दुनिया में आज तक नहीं है। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र या वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया है कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ होंगे। व्यवहारिक लाभ होंगे माने उनमें नौकर मिल जाएंगे अंग्रेजी शिक्षा से। मुट्ठी भर अंग्रेज हिंदुस्तान में ऐसी शिक्षा दें कि आसानी से नौकर मिल सकें और उनका राजपाट चलता रहे। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं को की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और ख़रीदना शुरू कर देंगे। तो भारत में पहले हस्त से संबंधित उद्योग जो हैं वो काफ़ी मशहूर थी और यहाँ के बने मलमल के कपड़े यूरोप और अन्य देशों में भी जाते थे। तो बाद में वहाँ से ज़बरदस्ती यूरोप से कपड़े ला करके हिंदुस्तान में सस्ते दामों पर बाज़ारों में भर दिए गए और यहाँ से कच्चे माल को ज़बरदस्ती यूरोप ले जाया गया। तो ये सब बाद में जाना जाएगा या आप जानते भी होंगे। अभी यहाँ देखते हैं ज्ञानियों की भाषा। अंग्रेजी पढ़ाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए मैकाले ने यह कहा था कि सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देसी लोगों द्वारा आमतौर बोली जाने वाली बोलियों में न तो साहित्यिक जानकारियाँ होती हैं न ही वैज्ञानिक। इसके अलावा ये बोलियाँ इतनी दरिद्र और रुखी हैं कि आप और स्रोत से उनको समृद्ध न बनाया जाए तो किसी भी मूल्यवान कृति का उनमें अनुवाद भी नहीं किया जा सकता है। तो इस किताब में पूरा नहीं है, लेकिन मैकाले का उसका खुद का लिखा हुआ अपना किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ की जो संस्कृति, प्राचीन संस्कृति थी, वो बहुत ही उच्च क्वालिटी की थी। लोग ऐसे शिक्षित थे कि यहाँ के लोगों को गुलाम बनाना मुश्किल था। इसलिए लोगों को गुलाम बनाने के लिए उन्हें अंग्रेजी शिक्षा की ज़रूरत थी। लेकिन हम लोग इसको स्कूल की किताब में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन विदेशियों
के लिखित किताब में ये सारा चीज़ मौजूद है। जैसे वेन-त्सांग आया था, फाहियान आया था, इन लोगों ने जो किताबें लिखी हैं उच्च क्वालिटी की सभ्यता संस्कृति हमारे हिंदुस्तान की थी। शिक्षा भी नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय ये सब आदि थे। तो यहाँ की सभ्यता संस्कृति निश्चित रूप से उच्च थी और शिक्षा की भी इससे बहुत अच्छी थी, जिसका विश्व में कहीं तोड़ नहीं था। तो मैकाले का जो ये था, शीघ्र ही जब 1914 का युद्ध हुआ, 1914 और 18 का, तो यूरोप के देश ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके अपना, ये आपको इतिहास में पढ़ने को मिल जाएगा, स्कूल की पुस्तकों में ही ये मिल जाएगा। इन्होंने बता दिया कि यूरोप के इतिहास का कितना ख़राब क्वालिटी का है। तो खैर अभी तो जो किताब में है वही हम लोग को देखना पड़ेगा, लेकिन किताब से हट कर के भी पुस्तकें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ देखिए, यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों को नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे। भारतीय तो सत्यवादी थे ही, झूठ फरेब कहाँ से आया? अंग्रेजी शिक्षा से ही आया है। तो ये बुक में दिया हुआ है, तो भाई अभी तो बुक का ही लिखना पड़ेगा, लेकिन ये जानना भी, दिमाग में रखना भी ज़रूरी है कि हमारी सभ्यता संस्कृति उच्च क्वालिटी की थी। वेन-त्सांग, मैकाले का ही पुस्तक आजकल तो गूगल पर बहुत सारा चीज़ उपलब्ध है, उसको देख के आदमी जान सकता है। लेकिन अभी जो किताब में दिया हुआ है, तो अगर इस किताब से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी का किताब से उत्तर भी देना पड़ेगा, लेकिन जानना भी ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग के जब पढ़ते थे तो हमारे शिक्षक जो हैं वो ये चीज़ बताया करते थे, पहले से ही हम लोग जानते थे। तो किताब के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा जानना बहुत ज़रूरी है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।